हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो क्रॉनिकल का आज ये अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन है। इससे पहले हमने राज्य का करंट करवा चुके हैं, आपका नेशनल करवा चुके हैं, इकोनॉमिक्स का पोर्शन करवा चुके हैं। यहाँ पर आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर क्रॉनिकल बुक है तो वो उसको देखिए, वहाँ पर सेक्शन वाइज थ्योरी में दिया रहता है, उसको हमने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ चुके होंगे तो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में करिए। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो तब भी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही करिए, ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन का क्या रहा है, मोहम्मद मुखबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब नियुक्त किया गया। तो मोहम्मद मुखबर, अब देखिए ये कौन है, तो जो ईरान के राष्ट्रपति थे, मोहम्मद मतलब इब्राहिम रईसी जो थे, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु जब हो गई थी, तो उन्हीं के स्थान पर मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया, 20 मई 2024 को नियुक्त किया गया। कब, 20 मई 2024 को। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है 20 मई, इम्पोर्टेंट है किसको नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद मुखबर को नियुक्त किया गया। ईरान के किस सर्वोच्च नेता ने मोहम्मद मुखबर को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया। तो किसने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया, तो किसने किया, आयतुल्ला अली खोमनेई ने। ठीक है, तो यही सर्वोच्च नेता है, आयतुल्ला अली खामनेई, इन्होंने ही नियुक्त किया। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ईरान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कितने दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि 6 महीने के अंदर, 1 महीने 2 महीने के अंदर, ऐसे यहाँ भी होता है, यहाँ 50 दिन के अंदर। ठीक है, कितने, 50 दिन के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है, मोहम्मद मुखबर किस वर्ष देश के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो पहले ये उपराष्ट्रपति थे, बाद में इनको बनाया गया। तो ठीक है, 2021 में ये चुने गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा है, दूसरा कहाँ से है, तो महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला जो कानून आया था, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बने हैं। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून कब पेश किया, तो ये 7 मई 2024 को पेश किया। इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। किसने महिला हिंसा के खिलाफ निपटने के लिए कानून पेश किया, तो यूरोपीय यूनियन ने पेश किया। बस इतना याद रखिएगा। कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में निम्नलिखित में से किसे अपराध घोषित किया गया। तो मतलब जब कानून पारित किया गया तो उसी में अपराध घोषित किया गया। तो कौन कौन सा, जैसे महिला जननांग विकृति। ठीक है, मतलब किसे, तो महिला जननांग विकृत, ये भी अपराध घोषित किया गया। जबरन विवाह कर लिया जाता, ये भी अपराध। ऑनलाइन उत्पीड़न, ये भी। तो जैसे क्या होता है, मतलब ये तीनों अगर महिलाओं का इफेक्ट होता है तो क्या होता है, उसको अपराध घोषित किया जाता है। तो तीनों हो गया। ठीक है, उपरोक्त सभी तीनों याद रखेंगे। अब देखिए, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करने के लिए कितने समय दिया गया, समय का मतलब कितना समय दिया गया। तो मतलब ये कहा गया है कि इन कानूनों को अपने मतलब नियमों में शामिल किए, तो कितने वर्ष का समय दिया गया है, 3 वर्ष का समय दिया गया है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनाया है, कानून का उद्देश्य महिलाओं को निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधों कित्तों से बचाना है। तो चाहे वो लिंग संबंधी हिंसा हो, चाहे अंतरंग छवियों को बिना सहमति से साझा करना, मतलब किसी की फ़ोटो क्या होता है, कोई लोग शेयर कर देते हैं, वो भी कानून के अंतर्गत आएगा। ये भी हिंसा और घृणा उसको उस्काना है। ठीक है, तो सभी आ जाता है। ठीक है, अभी फिर से बता दे रहा हूँ, ये महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून आया है। ठीक है, क्या, महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून आया है। जितना अभी बताए हैं ये सब रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है, तो अधिकतम 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो 1 से 5 साल तक जैसे भी उसका मतलब काम रहेगा, उसी हिसाब से सज़ा होगी। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए
यूरोपीय संघ कितने यूरोपीय देशों के एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक महासंघ है, मतलब ये स्टैटिक है। तो कितने देशों का? 27 देशों का ये संघ है। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए। जो यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई है? ये maastricht संधि के द्वारा हुई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, maastricht संधि के द्वारा हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मतलब मुख्यालय, मतलब अगर यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछा जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो का उपयोग कितने सदस्य देशों द्वारा किया जाता है? तो इसमें 20 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, मतलब एक क्या बना है, तो यूएई और भारत सीईपी काउंसिल के साथ आईसीसी समझौता। तो वो आईसीसी मत याद रखिएगा, आईसीसी यहाँ का मतलब होता है, आईसीसी मतलब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो इस मतलब समझौता कब हुआ है? 9 मई 2024 को समझौता हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आईसीसी के महानिदेशक कौन है जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आईसीसी के महानिदेशक कौन है, ठीक है। तो आईसीसी के महानिदेशक कौन है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के? तो ये हैं राजीव सिंह, ठीक है, याद रखिएगा, राजीव सिंह। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा कितनी थी? भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा कितनी थी? 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूएई भारत सीईपी परिषद यूआईसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष हुई थी? तो इसी साल ये हुई थी। यूएई भारत सीईपीए, ठीक है, सीईपीए, इसकी परिषद की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? 2024 में ही हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप, जैसे आप अगर क्रोनिकल पढ़े होंगे तब आपको एकदम सही लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन ये सब है। तो अगर नहीं आप पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्रोनिकल है, ये पतली वाली जो 40 रुपये 45 रुपये की मिलती है, अगर उसको साथ में लेकर पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ाया करूँ तो उसको साथ में लिया करिए, ठीक है। तो उस पर टिक भी लगाया करिए आप, ठीक है, तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद वो देखिए वो वाला चैप्टर जो वो मतलब थ्योरी पोर्शन दिया गया क्या है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, तो आपको जल्द याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाँ एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और यही जो क्वेश्चन है, यही जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, जो आपका वो टेलीग्राम पे नहीं क्वेश्चन दिया रहता, क्विज होता है, उस यही क्वेश्चन वहाँ भी करवाता हूँ। इससे क्या होता है, आपको आपका तैयार हो जाता है, डबल बार यहाँ भी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद टेलीग्राम पे क्विज के फॉर्म में करते हैं, तो दोनों तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत और संयुक्त अमीरात के बीच भागीदारी समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो कब हस्ताक्षरित किया गया? 18 फरवरी 2022 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 18 CEPA, ठीक है, व्यापक आर्थिक भागीदारी CEPA समझौता नहीं हुआ था, जैसे अब इंग्लैंड कह रहा है हमारे साथ कर लीजिए, ठीक है। तो सभी देश सोचते हैं भारत के साथ हो जाए, लेकिन उसमें सभी देशों का फ़ायदा भी होता है। क्रोएशियाई संसद ने प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविक को नेतृत्व वाली सरकार को कब मंजूरी दी? तो ये कब मंजूरी दी? तो 17 मई 2024 को। तो ये याद रखिएगा, क्रोएशियाई संसद ने प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रे प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रे प्लेनकोविक का यह कौन सा कार्यकाल है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? क्रोएशियाई, ठीक है, क्रोएशियाई, ठीक है, वही नहीं निकल रहा है। तो बताइए कौन है ये, उनका कौन सा कार्यकाल है? तो ये तीसरा कार्यकाल है उनका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आंद्रे प्लेनकोविक को किस वर्ष से क्रोएशियाई के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो किस वर्ष से ये प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्यरत हैं, ये बताना है, ठीक है। तो ये 19 अक्टूबर 2016 से, ठीक है, 19 अक्टूबर 2016 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत। क्रोएशियाई की राजधानी कौन सी है? तो क्रोएशियाई की राजधानी ज़ाग्रेब है, ठीक है, क्या है? ज़ाग्रेब है इसकी राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए, क्रोएशियाई किस देश से यूरोपियन यूनियन का मतलब सदस्य देश है? तो किस देश से यूरोपियन यूनियन का यह सदस्य देश है? तो याद रखिएगा, ये 1 जुलाई 2013 से ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है। तो इतना वो नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं ये सब बता देता हूँ ना, ऐसे आपको याद रहेगा कि जैसे आपसे पूछ लिया आंद्रे प्लोविक, तो मैं इतनी बार क्रोएशिया क्रोएशिया बता दिया तो आपको याद ही हो जाएगी हाँ आंद्रे प्लोविक क्रोएशिया से हैं। तो इसका बेनिफिट यही होता है करने का। अब देखिए, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? रॉटरडैम में हुआ। कहाँ पे? रॉटरडैम में हुआ। कब हुआ? 13 से 15 मई 2024 को हुआ। कब हुआ? 13 से 15 मई 2024 को। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया विश्व हाइड्रोजन 2024 का समय? तो ये सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार के द्वारा किया गया था। तो पहला ही वाला सही है, सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार के द्वारा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि हरित हाइड्रोजन तकनीक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। तो मतलब उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन, तो यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में भारत ने पहली बार किसका प्रदर्शन किया? तो भारत ने पहली बार किसका प्रदर्शन किया? तो रॉटरडैम याद रखिएगा। इसमें और क्या याद रखेंगे? भारत ने ये किसने मतलब किसके द्वारा आयोजित किया गया? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल ऑफ नीदरलैंड सरकार के द्वारा। इसमें यह याद रखिएगा, भारत ने किसका प्रदर्शन किया? हरित हाइड्रोजन पवेलियन का भारत ने प्रदर्शन किया। अब ये भी याद रखेंगे, भारत की तरफ से जो मंत्रालय है कौन सा है? भारत में किस मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन पवेलियन को स्थापित किया? तो यह भारत का कौन सा मंत्रालय है? नवीन है कहीं? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा ये टॉपिक है आपका? ये आपका यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस बीमा का शुभारंभ। अब देखिए, यही है आपका टॉपिक, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस बीमा मंजूरी। ये है क्या? पहले इसका मैं थोड़ा सा अपडेट वो थ्योरी बता देता हूँ। देखिए, ये है जो पर्यावरण के प्रति अच्छा काम संरक्षण रख रहा है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है पर्यावरण में, उसको क्या करें? वीज़ा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। ठीक है, तो यही इसका मेन थीम है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। 15 मई 2024 को यह क्या किया गया? लॉन्च किया गया। किस सरकार के द्वारा? यूएई सरकार के द्वारा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे भारत को भी लॉन्च करना चाहिए कि कोई भी अगर पर्यावरण में अच्छा काम किया है तो वो आके रह सकता है बिना वीज़ा के। ठीक है, वो सरकार वीज़ा देगी उसको। ठीक है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा किसके लिए है? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले के लिए ब्लू रेजिडेंस बीमा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ब्लू रेजिडेंस बीमा क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस स्थान पर कैबिनेट बैठक के बाद इस वीज़ा की घोषणा की गई? मतलब ये किस बैठक? तो अबू धाबी के एक कसर अल वतन। ठीक है, यहाँ पर बैठक के बाद ये इसकी घोषणा। देखिए, मैं किस लिए ये सब क्वेश्चन लाता हूँ जानते हैं? आपको सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस से बीमा किसके लिए? तो यही इतना अगर याद कर लेंगे, पर्यावरण संरक्षण स्थिरता प्रयासों में योगदान के लिए, इतना ही काफ़ी है। मेनली मेरा ये मकसद होता है, जैसे इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन अगर आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो अपने आप याद हो जाता है। अगर सिर्फ मेन क्वेश्चन पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं तो नहीं याद होता। अब देखिए, इसमें कई क्वेश्चन देखिए, अब इसी में यही क्वेश्चन है, इस दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम की घोषणा किसने की? तो किसने? शेख मोहम्मद बिन राशिद। अब देखिए, वहाँ के प्रधानमंत्री इन्होंने ही की। ठीक है, और देखिए, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण स्थिरता पहल को बढ़ावा देना। ठीक है, यही है। अब आपको याद हो गया होगा कि 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस बीमा क्या है। तो ब्लू रेजिडेंस बीमा आपको पता चल गया, जो क्या है? पर्यावरण में संरक्षण में योगदान देता, उसको वीज़ा दिया जाएगा यूएई के द्वारा। अब ये क्या है? यह ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में रूस द्वारा तेल व गैस की खोज की गई है। तो अब देख लेते हैं, जो तेल गैस की खोज रूस द्वारा की गई है, कितना की गई है, और ये इसमें जो जहाँ खोज की गई है वहाँ प्रतिबंधित है कि नहीं, उस सब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में अंटार्कटिका में ब्रिटिश तेल और गैस भंडार की खोज की? किस देश ने? तो ये रूस ने की है।
अब यहाँ पर क्या है, खोजे गए तेल भंडार के अनुमानित परिणाम कितना है, तो कितना है 511 बिलियन बैरल है, बहुत ज़्यादा है। 1959 में अंटार्कटिका की संधि के अंटार्कटिका में किस गतिविधि पर रोक लगाई गई थी, तो यही आपका कि तेल निष्कर्षण पर रोक ही लगाई गई थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 1976 संधि में हस्ताक्षर की अंटार्कटिका में किस रोक लगाने पर निर्णय लिया गया था, वो खनिजों की खोज और दोहन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। अब देखिए यहाँ पर यूके हाउस ऑफ कॉमन्स किस समिति के को रूस द्वारा खोजे गए तेल गैस भंडार के बारे में सूचित किया गया था, ठीक है। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की किस समिति को रूस द्वारा खोजे गए तेल और गैस भंडार के बारे में सूचित किया गया था, तो पर्यावरण ऑडिट समिति, ठीक है, इसी के द्वारा किया गया था। बस इसमें क्या याद रखना है, मेनली याद रखना कि ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में रूस द्वारा तेल क्षेत्र की खोज की गई है, ठीक है। विलियम लाई चिंग ने ताइवान को राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ये इन्होंने, अब ये याद रखिएगा किसने, विलियम लाई चिंग ने, किसने, विलियम लाई चिंग ने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली 20 मई 2024 को। निवर्तमान राष्ट्रपति 27 इंग वेन का स्थान किसने लिया, तो वही लिए जो अभी ऊपर दिया है, विलियम लाई चिंगते, ठीक है। 2 बार याद हो गया, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो शपथ ग्रहण में 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका पर भारत और अमेरिका का वार्ता का दूसरा दौर कब आयोजित किया गया, तो अफ्रीका पर भारत और अमेरिका का दूसरा दौर कब आयोजित किया गया, ये बताइए। तो 14 से 15 मई 2024 के मध्य आयोजित किया गया। कब, 14 से 15 मई 2024 के मध्य आयोजित किया गया। देखिए मेन इसका मतलब क्या था कि अफ्रीका पर जो भारत और अमेरिका का है, उस दोनों लोग क्या है मिलकर साथ काम करना अफ्रीका के साथ साथ, ठीक है। भारत की ओर से अफ्रीका में वार्ता का नेतृत्व किसने किया था, भारत की ओर से अफ्रीका पर वार्ता का नेतृत्व पुनीत आर कुंडल ने किया था, ठीक है। किसने किया था, पुनीत आर कुंडल ने। ये क्या है, ये मतलब महासचिव हैं, अतिरिक्त महासचिव हैं इसी क्षेत्र के। अफ्रीका पर भारत और अमेरिका वार्ता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, अफ्रीका में विकासात्मक परियोजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान और समर्थन करना, ठीक है। तो मेनली अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए था बस। अब यहाँ दे UNFF19 का आयोजन किस जगह किया गया, तो UNFF का 19वां जो सत्र है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका मुख्यालय भी, UNFF का मुख्यालय भी है। UNF19 मत समझिएगा क्रिकेट खेल वाला, UNFF का 19वां है, ठीक, 19वां ये संस्करण है। तो ये इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। UNF के अध्यक्ष कौन है, जेफरिन मनिरतांगा, तो जेफरिन मनिरतांगा यहाँ के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर देखते हैं UNF की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। UNF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित अभी हम बताएं, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। UNF का उद्देश्य क्या होता है, तो वनों के संरक्षण और सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। UNFF याद रखिएगा, UNFF कई बार आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको हर चीज़ थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन देखेंगे हमें खुद नहीं क्वेश्चन बनाता, ये आपके क्रॉनिकल में दिया गया है सब कुछ, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे ये सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो कहीं से आ नहीं रहा है, ये क्रॉनिकल बुक अगर आप पढ़ रहे हो वहीं से आ रहा है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक किस देश में आयोजित की गई, तो ये मलेशिया में आयोजित की गई। आसियान भारत वास्तु समझौते की चौथी समिति के सह अध्यक्ष, याद रखिएगा सह अध्यक्ष कौन है, तो राजेश अग्रवाल हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, 5 बार हो चुकी है, याद रखिएगा। वर्ष 2023-24 के दौरान आसियान भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य कितना था,
तो मतलब कह रहे हैं भारत और इसके बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य लगभग 122.67 बिलियन डॉलर था। अब देखिए आसियान के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना, ठीक है, तो ईश्वरी आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 8 अगस्त 1967 में। वर्तमान में आसियान में कितने राष्ट्रीय देश हैं? तो वर्तमान में राष्ट्रीय देश 10 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता की राजधानी इंडोनेशिया में है। ATCM 16 बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो बताइए ATCM, तो ये 16 की बैठक कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये कोच्चि में आयोजित हुई है। आर्कटिक संधि परामर्श की बैठक, इसको आर्कटिक संधि परामर्श बैठक CEP का 26वां बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जैसे आर्कटिक में पर्यावरणीय प्रबंधन को सुधारना। ठीक है, तो इसीलिए ये कार्य करता है। एक ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिक संधि का आरंभकर्ता हस्ताक्षरकर्ता किस देश में हुए? तो मतलब किस वर्ष हुई है? तो किस वर्ष हुई है? 1959 में, और ये 1961 में लागू हुआ। ठीक है, लेकिन हस्ताक्षर 1951 में हुआ। भारत में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर वाले देशों की संख्या क्या है? मतलब वर्तमान में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर देशों की संख्या कितनी है? तो 56 देश इसमें हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए अंटार्कटिका संधि क्या होता है, जिससे भारत की क्या हुआ, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री मैत्री जाति नहीं है वहाँ पे, वही है यहाँ पर। ठीक, वही समझौता है, मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ नहीं करना, मतलब वही संधि जो हुई है सबके देश, सभी देशों के साथ, कि यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है, सब कुछ आ सकते हैं। भारत में अंटार्कटिक संधि कितने साल से सलाहकार सदस्य का दायित्व निभाया है? तो 1983 से। अब देखिए यहाँ पर जॉन सोवाइनी को कब स्कॉटलैंड के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया? तो ये याद रखिएगा, कौन? जॉन सोवाइनी। तो ये 8 मई 2024 को, ठीक है, 8 मई 2024 को याद रखिएगा। जॉन सोवाइनी को के स्वागत समारोह का आयोजन किस शहर में हुआ? तो एडिनबर्ग में हुआ था। तो मेन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? जॉन सोवाइनी। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मंत्री बनने से पहले 2014 से 2023 तक जॉन सोवाइनी ने स्कॉटलैंड सरकार में कौन सी पद को धारित किया था? तो उप प्रथम मंत्री पद धारण किया था। भारत भूटान के बीच 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक का आयोजन किस जगह पर हुआ? तो ये कहाँ हुआ? लेह में हुआ। 5वें संयुक्त सीमा शुल्क JGC की बैठक कौन से मुद्दे पर मतलब चर्चा हुई? तो नया व्यापारिक मार्ग ढांचे का विकास, तस्करी और रोकथाम, सभी मुद्दे पर चर्चा हुई। यहाँ पर देखिए भारत और भूटान के बीच 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार का कितना हिस्सा भारत का था? तो कितना हिस्सा करें भारत का था? ये 1615, ठीक है, मिलियन डॉलर, मतलब इसमें हिस्सा भारत का था। भारत भूटान के बीच जीवन संबंधी ढांचे के विकास पर चर्चा बैठक हुई। तो ये कौन सी बैठक हुई? तो ये याद रखिएगा, 5वें संयुक्त शुल्क बैठक हुई। ठीक है, कौन सा? 5वें सीमा शुल्क की बैठक हुई। भारत भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कितना % भूटान का हिस्सा है था 2022-23 में? तो ये कितना था? 80% था। सिटीजन स्टेट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी नामक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बताइए ये किस शहर में किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क। सिटीजन स्टैक किस देश के नेतृत्व में विकसित किया गया? तो ये भारत के नेतृत्व में विकसित किया गया था।
भारत ने सिटीजन स्टैंप के किस पहल को प्रमुखता से प्रदर्शित किया, मतलब तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको प्रमुखता से प्रदर्शित किया। यहाँ पर देखते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में किस डीपीआई ढांचे को पेश किया, ठीक है, तो ये क्या सिटीजन स्टैंप, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या कहा है, भारत और नेपाल के लेखा परीक्षा संस्थानों के मध्य समझौता हुआ है, जिसकी मतलब हमारी लेखा पर गिरीश चंद्र मुर्मू उन्हीं के मतलब अंडर सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बना है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ बनेगा कि भारत और नेपाल के किस देश के मध्य भारत और किस देश के मध्य लेखा परीक्षा संस्थानों के मध्य समझौता हुआ, तो नेपाल के मध्य, ठीक है। तो 2 मई 2024 को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है जिन्होंने भारत और नेपाल के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत और नेपाल के लेखा परीक्षा संस्थानों में के बीच किस क्षेत्र में मददगार होगा जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर स्थापित किया गया है, तो लेखा परीक्षा क्षेत्र, ठीक है। तो देखते हैं बस इतना। हाँ देखिए, हमारे यहाँ कौन है लेखा परीक्षा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब नेपाल के कौन है, ये तोयम राय, याद रखिएगा तोयम राय है, तोयम राय कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। तो चलते हैं, बस इतना ही था। पीडीएफ आप ले लीजिएगा। जानते क्या किया करिए, पीडीएफ लेकर इसके बाद जो आपके पास बुक है क्रॉनिकल का, उसको लेकर इसको, इस पीडीएफ को देखिए, उस बुक को देखिए, इसके बाद करिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी मैगजीन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।